हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंजा जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरस के इन्फेक्शन से होती है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? जनरल लेमन टर्म में अगर बोलें तो इन्फ्लुएंजा क्या है? आपका एक फ्लू है। तो फ्लू में क्या होता है? अगर किसी को हम कहते हैं ना फ्लू हो गया, तो क्या होता है? फीवर होगा, फटीग होगा, थकान लगेगी, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल वीकनेस आ जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनमें आपको वॉमिटिंग और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। तो ये जनरल एक फ्लू का साइन और सिम्टम्स है। तो वही यहाँ पे भी होता है इन्फ्लुएंजा के केस में। अब बात आती है कि भाई इन्फ्लुएंजा कैसे कैसे आपके बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ये मेजरली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। आपके नोज, थ्रोट, लंग्स सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर ये वायरस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है, हमारी सेल्स के कांटेक्ट में आता है, तो कैसे ये वायरस सेल के अंदर जाएगा और कैसे हमारी सेल के अंदर हमारी मशीनरी जो है, होस्ट जो हम हैं, ह्यूमंस की मशीनरी के साथ इंटरफेयर करेगा और फाइनली आपका इन्फेक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। ये साइकिल को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना है, जब हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग की बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट, वो ड्रग्स कहीं ना कहीं इसकी साइकिल को ही आपका टारगेट करती हैं। अलग अलग आपके टारगेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो क्या है? एक आरएनए वायरस है। हमें पता है वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो आरएनए है। दो टाइप के वायरस हैं, आरएनए और डीएनए। यानी कि ऐसे वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उन्हें आरएनए वायरस बोला, जिनके अंदर डीएनए है वो डीएनए वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा का क्या है? आरएनए वायरस। सिंपल समझ में आ गया। चलिए, तो अब क्या होगा? अब हम पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर इसकी साइकिल को समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि साइकिल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, अगेन आपका जो ये वायरस है, वायरस का ये क्या है? ब्लू पार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपका क्या है? कैप्सिड है। ठीक है, कैप्सिड के अंदर ही आपका क्या रहता है? इस तरीके से ये आरएनए रहता है। ठीक है, जो ये वायरस का आरएनए है ये कैप्सिड के अंदर रहेगा। कैप्सिड और ये आरएनए के बीच में इस तरीके से एक प्रोटीन की लेयर होती है। ये आपकी प्रोटीन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, कौन सी प्रोटीन है? ये M1 प्रोटीन है, जो कि वायरस के स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो ये वायरस का जो स्ट्रक्चर है इंटैक्ट नहीं रहेगा। आरएनए और कैप्सिड के बीच का कनेक्शन है ये प्रोटीन बेसिकली। इसके अलावा देखो और क्या क्या होता है। कैप्सिड के बाहर से एक और हमारी क्या आती है? इस तरीके की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर लिपिड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आउटर लिपोइडल मेम्ब्रेन और लिपिड मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये वायरस की अपनी नहीं होती है, ये इसने होस्ट से ली होती है। कोई दूसरा होस्ट होगा, सपोज ये मान लीजिए ये वो वायरस है जो पहले किसी और को इसने इन्फेक्ट किया होगा, तो उस होस्ट से इसने ये सेल मेम्ब्रेन ली हुई है। और वायरस के बारे में तो आपको पता ही है, ये आपका वैसे तो आपका एनवायरमेंट में ऐसे रह नहीं सकता है, थोड़ी देर रहेगा और खत्म हो जाता है, इसे होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये मेम्ब्रेन होस्ट की मेम्ब्रेन है, ध्यान में रखेंगे। और इसी मेम्ब्रेन में हमारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेजरली 3 टाइप की प्रोटीन है जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक, और यही सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो देखो, चलिए, तो ये रेड कलर से जो मैंने आपको प्रोटीन बताई हुई है, ये कौन सी है? आपकी हीम एग्लूटिनिन। ठीक है, हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन है। ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई है मैंने, ये कौन सी है? आपकी M2 आयन चैनल है। M2 आयन चैनल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन हो गई ये भी। और जो ब्लू कलर से मैंने शो की हुई है, ये आपका क्या है? न्यूरामिडेज। न्यूरामिडेज है। ठीक है, ये हमारी प्रोटीन्स हैं जो हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस में प्रेजेंट होती है। और ये प्रोटीन कहीं ना कहीं वायरस को सेल के अंदर एंट्री लेने में हेल्प करने वाली है। वो मैं आगे चल के साइकिल में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये प्रोटीन कैसे कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, और हमारी जो ड्रग्स होती है ना, वो इन्हीं प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होंगी, अगर ये प्रोटीन काम नहीं करेंगी, तो कभी भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है।
और इसके बाद हम बात करेंगे कि ये वायरस हमारा, मैंने ये तो बता दिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, तो उसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है, कौन सी सेल्स हैं जो इससे अफेक्ट होती हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, आरएनए वायरस, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से आते हैं आपको सबको पता है, नोज आ गया, थ्रोट आ गया, ठीक है, और लंग्स। तो ये हमारा ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होंगे वाया इन्फ्लुएंजा, यानी कि यही की सेल्स हैं जिन पे इन्फ्लुएंजा का वायरस अटैक करेगा, ठीक है। तो जनरली अगर इसके स्प्रेडिंग की बात करते हैं कि भाई ये स्प्रेड कैसे होता है, तो कैसे होगा, अगर मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, उसने स्नीज किया, ठीक है, या कफ किया, तो उस टाइम पे, या बात कर रहा है वो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हो सकता है वो वायरस निकल के बाहर आ जाए और सामने कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसके कांटेक्ट में अगर वो वायरस आ गया, उसका कफ, स्नीज या जो भी था वो अगर उसके कांटेक्ट में आ गया वाया, तो क्या होगा, उसे भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकेंड, अगर उसने कफ किया, स्नीज किया और वो किसी सरफेस में रह गया, ठीक है, कफ स्नीज किया और जो वायरस निकल के किसी सरफेस पे रह गया, और फिर आपने उस सरफेस को, किसी दूसरे बंदे ने उस सरफेस को टच कर लिया, और टच करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसी हाथ को अपने मुंह पे, नाक पे, आईज पे लगा रहा है, तो उससे भी क्या होगा, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन बेसिकली जो इसका ट्रांसमिटेंस है वो किसके थ्रू हो रही है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रही है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में आ रही है तो उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ड्रॉपलेट्स कहीं गिरी हुई हैं और आप टच कर रहे हो और उसके बाद अपने को टच कर रहे हो, तब भी इन्फ्लुएंजा आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो कैसे होता है, वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि आप कफ करोगे, खांसोगे, छींकोगे, स्नीज करोगे या बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे को, अगर आपको इन्फ्लुएंजा है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के साथ देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए एनुअल वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज का एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग काम कर जाता है। हो सकता है मिड में कभी दोबारा आपको उसकी बूस्टर डोज लेनी पड़े, अदरवाइज जो हमारे जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन का पैटर्न जो बच्चों को भी दी जाती है, उसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको मिल जाती है। बट इन्फ्लुएंजा के केस में ऐसा नहीं है, इसके लिए बोला जाता है एनुअल वैक्सीनेशन कराओ। रीजन क्या है कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि साल में आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ रहा है? रीजन ये है कि जो ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है ना, ये बार बार अपनी स्ट्रेन को चेंज करता रहता है। अब स्ट्रेन कैसे चेंज होती है, ठीक है, कैसे हम कहते हैं ना, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, जब ये कोविड-19 हुआ था, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा था, ये बोला जा रहा था कि ये क्या है, आपका एक म्यूटेटेड फॉर्म है, यानी कि पहले वायरस कुछ अलग था और वो अपने में चेंज कर रहा है, तो इसीलिए वो वैक्सीन जो पहले थी भी अगर वायरस के अगेंस्ट, तो वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रही थी, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो हमारा ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इसमें जो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिडेज दो प्रोटीन मैंने आपको बताई, ये दोनों ही प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो जाते हैं, ये होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कितने सब टाइप हैं बेसिकली, तो इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए ना, कुछ चेंजेस हो जाए, तो अब आपने सपोज अभी एक वायरस, आपने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ली थी, अब कुछ टाइम बाद इन्फ्लुएंजा की इन प्रोटीन्स ने अपने में चेंज कर दिया, तो अब आपकी वो जो वैक्सीन आपने ली है ना, उसकी वजह से आपको इम्यूनिटी मिली थी, लेकिन अब आप उस इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट इम्यून नहीं होंगे जिन्होंने अपनी प्रोटीन्स में चेंजेस ला दिए हैं। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए ये पॉइंट में डिस्कस कर रही थी। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, वहीं पे आपको मैं इसके सब टाइप्स को भी बता दूंगी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं हमारे पास, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी एंड इन्फ्लुएंजा डी, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी को यहीं से हटा देते हैं। ये जो इन्फ्लुएंजा डी जो आपका निकला भी, तो ये ह्यूमंस में नहीं होता है, तो नॉट इन ह्यूमंस लिख देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में ये नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसके अलावा देखो, जो इन्फ्लुएंजा बी है ये केवल ह्यूमंस में ही होता है,
ठीक है, ओनली इन ह्यूमंस। ये इन्फ्लुएंजा ए देखो ये ह्यूमन में भी होता है, इवन पिग में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। ठीक है, और जो ये इन्फ्लुएंजा सी आपको दिख रहा है ये ह्यूमन एंड पिग में होता है, ह्यूमन एंड पिग। ठीक है, तो ये इनके अफेक्टेड आप बोल सकते हो। आप अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ तो ए बी सी ये तीनों ह्यूमन को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, हम में ये हो सकता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ए को अभी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ए के सब टाइप मुझे आपको बताने हैं, जहां पे मैं आपको समझा दूंगी दोबारा से। ध्यान में रखेंगे कि जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ठीक है, इसकी वजह से अगर किसी को इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो ये रीजन हो सकता है पेंडेमिक का। अभी मैं इसे समझाऊंगी। इन्फ्लुएंजा बी की वजह से अगर कोई इन्फ्लुएंजा बी से अफेक्टेड है तो ये हमारा एक एपिडेमिक का एग्जाम्पल है, ये भी मैं आपको बताऊंगी पेंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस। इन्फ्लुएंजा सी ये केवल माइल्ड इलनेस कॉज करता है, माइल्ड इलनेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आपका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या डेंजरस नहीं है। तो हमारा मेन जो आपका टारगेट है जो हमें आज पढ़ना है वो इन्फ्लुएंजा ए और बी पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, जो डिजीज है, जो इन्फ्लुएंजा है, वो क्या हो रहा है, एक सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब वैसे देखो इन्फ्लुएंजा ट्रीट हो जाता है, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या होती है, जो आपकी क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अगर उसे एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता है इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका इम्यूनिटी बहुत वीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं जो यंगर पॉपुलेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो आपके क्या है, एल्डरली, जो आपके एडल्ट हैं, यानी कि जो 65 प्लस ईयर के हैं, ठीक है, एज 65 प्लस जिनकी है, उनके केस में भी इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इम्यून सिस्टम वीक होता है। प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक लेडी के आपके वुम में बेबी है, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी का खुद से ही ये क्या है, आप बोल सकते हो ये एक चमत्कार ही है कि जो बॉडी देखो किस तरीके से वर्क करती है। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि भाई कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये बॉडी ने क्यों किया, ये बॉडी ने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे जनरली होता है ना कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, कह देते हैं कि किसी की बॉडी में आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने कराई, किडनी खराब हो गई थी, किसी दूसरे की किडनी आपने लगाई और बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसकी किडनी नहीं है ना, इसी को तो बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। वैसे ही हमारी बॉडी भी, अगर किसी भी फीमेल की बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, प्रेग्नेंट की बात कर रही हूँ, वुमेन की, तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है अगर इम्यूनिटी उसी लेवल पे काम कर रही हो तो वो फीटस को ही रिजेक्ट कर दे, क्योंकि फीटस भी तो एक आउटसाइड बॉडी है ना आपकी बॉडी में, है ना। तो ऐसे के लिए, इसके लिए ही क्या होता है, हमारा बॉडी इस तरीके से डिजाइन है। देखो जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम वो सप्रेस हो जाता है, सो दैट इम्यून आपका सिस्टम आपके ही बेबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाने लग जाए, उसको रिजेक्ट ना कर दे। समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये सारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि जहां पे आपका क्या हो सकता है, अगर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ, वायरस एंटर किया बॉडी में, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और अगर प्रॉपरली उसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है ऐसी पॉपुलेशन में। तो ध्यान में रखेंगे, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने आपसे बोला कि इन्फ्लुएंजा ए से पैंडेमिक होता है, इन्फ्लुएंजा बी से एपिडेमिक होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक एंड एपिडेमिक? तो बहुत सिंपल सी बात है, पैंडेमिक क्या होता है, जब ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कोई बीमारी बिल्कुल ग्लोबली चल रही है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया था, कोविड-19 जो था आपका, वो क्या था आपका, पेंडेमिक था। पेंडेमिक क्यों था, क्योंकि ग्लोबल सारी कंट्रीज में वो था, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज उससे अफेक्ट हुई थी, है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, पेंडेमिक। अब एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक ये ऐसी बीमारी होती है, ऐसी कंडीशन आप बोल सकते हो जिसमें आपका क्या है, पर्टिकुलर एक एरिया या एक कंट्री, एक रीजन आपका क्या है, इन्फेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबली आपका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रही है कोई बीमारी। जैसे कि इबोला वायरस, ठीक है, इबोला वायरस जो था अफ्रीका में आपका उसका इन्फेक्शन रहा था, तो वो एक एपिडेमिक है क्योंकि उसका एरिया क्या है आपका,
लिमिटेड है, वो ग्लोबली सारी कंट्रीज में नहीं हुआ था। तो इस चीज को समझ रहे हैं ना, पैंडेमिक और एपिडेमिक में। पैंडेमिक मतलब जब ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट होता है, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, जब किसी एक, आप कह सकते हो किसी एक कंट्री में ये प्रॉब्लम हो रही है, कंट्री में, या फिर आप बोल सकते हो किसी एक एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि भाई यूरोप में हुआ, अलग से एशिया में हुआ, तो वो हमारा क्या है, एक लार्जर पॉपुलेशन को इंक्लूड कर देता है। अभी मैं आपको बताऊंगी एशियन फ्लू था आपका, वो किस किस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पैंडेमिक एपिडेमिक में डिफरेंस समझ लीजिए। पैंडेमिक जहां पे ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में वो प्रॉब्लम चल रही है, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कंट्रीज छूट भी सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी में हो जाएगा। लेकिन एपिडेमिक क्या होता है, कंट्री और एरिया स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मैंने अभी एबोला वायरस का आपको एग्जाम्पल बताया था। अब बात करते हैं, देखो इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा ए की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा ए जो होता है आपका, इसके बहुत सारे वेरिएंट दिखाई दिए, ठीक है। वेरिएंट देखो कौन कौन से थे। पहला था हमारा H1N1 सब टाइप। मैंने आपको बताया ना सब टाइप किसकी वजह से बने, इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से, हीमग्लूटिनिन और न्यूरामिडेज। ये दो हमारी क्या है, प्रोटीन है, जिनकी वजह से आपका क्या हुआ, सब टाइप बने। इन दोनों प्रोटीन्स में चेंजेस होते रहे टाइम के साथ और अलग अलग वेरिएंट निकलते रहे। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का पहला वेरिएंट है H1N1 सब टाइप, ठीक है। दूसरा वेरिएंट है जिसमें थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, वो है हमारा H2N2 सब टाइप, ठीक है। तीसरा वेरिएंट देखो वो क्या है, H3N2 सब टाइप। ये हमारे क्या है, कुछ वेरिएंट है किसके, इन्फ्लुएंजा वायरस के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। और H3N2, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में हमने क्या रखना है कि ये जो हमारा H1N1 इन्फ्लुएंजा है ना, H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये आपको याद हो कि आपका 2009 के अराउंड आपका स्वाइन फ्लू फैला था, ठीक है, स्वाइन फ्लू। तो ये वही है H1N1 सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए। तो इन्फ्लुएंजा ए का जो H1N1 सब टाइप था, उसको क्या नाम दे दिया गया, स्वाइन फ्लू दे दिया। ऐसे ही आपका 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। जो H2N2 है, इसका नाम क्या दिया गया, एशियन फ्लू, ठीक है। जब ये हुआ, ये इन्फ्लुएंजा का ये वेरिएंट आया, इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो उसे नाम दिया गया एशियन फ्लू। और ये H3N2 जो है, इसे बोला गया हांगकांग फ्लू, हांगकांग से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए बोल दिया इसे हांगकांग फ्लू, मतलब एरिया वाइज आपने इसे नाम दे दिया। ये सारे ही इन्होंने क्या की थी, पैंडेमिक कॉज की थी, ठीक है, पूरे एरिया को इन्वॉल्व किया था, ग्लोबली इन्वॉल्वमेंट था। तो ये आपके सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए के, और यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा का एनुअल वैक्सीनेशन लिया जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत स्मार्ट है, अपने जो इसकी एसेंशियल प्रोटीन्स हैं जो इसके आउटर मेम्ब्रेन में, उनमें चेंजेस लाते रहता है, और जिसकी वजह से पुरानी जो वैक्सीन आपने ली हुई है वो किसी काम की नहीं रह जाती है। तो हर बार जितने भी वेरिएंट आते रहेंगे उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना ये? तो ये है हमारा टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं, टाइप्स हो गए, अब इसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो उसे क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, यूजुअली 1 से 4 दिन में इन्फेक्शन के आपके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज आज अगर इन्फेक्ट हुआ है कोई, तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लग जाएंगे, अदरवाइज 1 to 4 डेज, ये एक आपकी टाइमलाइन है। तो आप बोल सकते हैं 1 से 4 दिन आफ्टर एक्सपोजर यानी कि वायरस के एंटर करने के 1 से 4 दिन के अंदर आपका सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होता है, तो सिम्टम भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही होंगे, थोड़ा बहुत आउटर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या क्या होगा। देखो, फीवर आएगा, कोई भी इन्फेक्शन होता है, देखो ये तो बॉडी का रिस्पॉन्स है ही, फीवर होता है, ठीक है, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होती ही है, फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है। इसके अलावा हेडेक होगा, ठीक है, ये भी हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस नॉर्मल है। देखो फ्लू, इन्फ्लुएंजा को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल, अगर जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं तो कहते हैं फ्लू हो गया, जैसे अभी स्वाइन फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू मैंने बोला ना,
तो जनरली इन्फ्लुएंजा क्या है, फ्लू है, और फ्लू के सिम्टम्स यही होते हैं, क्या होता है, फीवर होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, मसल एक होता है, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना, यही तो होता है। और अगर आप ज्यादा ही उसमें जाएंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जनरली इसे नहीं होता है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं उनमें क्या होगा, आपका वॉमिट एंड डायरिया, ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन सब में नहीं होती है। नॉर्मली जो फ्लू में होता है वो सिम्टम्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर, फीवर, कफ, हेडेक एंड मसल पेन। और जो आपके कुछ लोग होंगे जिनमें आपको ये साइंस भी देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग और डायरिया, अदरवाइज सिम्टम्स इतने ही हैं। इसके बाद ध्यान में रखेंगे, इसका प्रिवेंशन मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसे इसे होने से बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन लीजिए एनुअल, वही बेहतर है। इसके अलावा जिसे इन्फ्लुएंजा का अगर किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है तो उसे भी खुद से ये प्रिवेंशन कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे वो इसे स्प्रेड होने से बचा सके। सपोज अगर आपको फ्लू हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस ने आपको अफेक्ट किया है, तो फीवर आ रहा होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई इंसान बिल्कुल जिसका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है वहां वो रिकवरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इम्यून सिस्टम वीक है, कौन कौन से केसेस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, हाईली रिस्क जो इंडिविजुअल्स हैं, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे हमें ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। तो जो पहला काम तो यही करना है, आपने वैक्सीनेशन लीजिए, एनुअल वैक्सीनेशन। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करो, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे जब कोई भी जो वायरस अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है, वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल वो स्नीज करता है, कफ करता है, और वो कहीं सरफेस में अगर आ जाता है और आप उस सरफेस को टच कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट की ओर इशारा करती है। तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन रखें, ठीक है। जब भी आपको पता है आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे किसी भी टाइप का कुछ भी आपका इन्फेक्शन हुआ है, आपको नहीं पता उसे इन्फ्लुएंजा है, लेकिन आपको लग रहा है उसे फीवर है, ये कफ वगैरह हो रहा है, तो आप खुद से इतना वो हो जाइए कि आप अपने हाथ को ऐसे ही कहीं टच नहीं करना, आपने पहले आप हैंड वॉश कीजिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही आपने क्या करना है, अपना नॉर्मली आप कर सकते हो, है ना, टच करना है आप कर सकते हो। तो ये आपका हैंड हाइजीन आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या करना है कि अगर किसी को खुद में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि फीवर खत्म होने के भी 24 घंटे बाद तक वो घर से बाहर ना निकले, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फीवर ठीक हो गया है, आपको इन्फेक्शन हुआ था, फीवर चला गया है, तो फीवर जाते ही एकदम बाहर नहीं निकलना है, 24 आवर्स का एक लैब पीरियड आप रखिए और उसके बाद ही आप बाहर निकलिए। तो ये प्रिकॉशन कौन ले सकता है, जिसको इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये प्रिवेंशन मेजर है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। इसके बाद मैंने हाई रिस्क ग्रुप आपको बता दिए कि कौन 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 से हैं जिनमें आपका ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, यंगर पॉपुलेशन है, ओल्डर पीपल है, प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं वो है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं, सपोज किसी को डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, अब ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ पहले से है, तो उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही ओवरलोडेड है, ठीक है, उसके ऊपर वैसे ही काम बहुत है, और ऊपर से बाहर से इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ गया, तो ऐसे लोगों में भी आपका क्या होता है, जो रिस्क आपका ज्यादा रहता है कि इन्फ्लुएंजा की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है जो ध्यान में रखेंगे। नाउ अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी में कि भाई ये वायरस तो हमने देखा ऐसा है, ये अब करता क्या है, ये सेल के अंदर जाके क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इसी के बाद हम फिर ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि भाई अगर इन्फेक्शन ऐसे हो रहा है तो अब ये इन्फेक्शन होने से रोक कैसे सकते हैं, इसे देखो। ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको इसका बता दिया है। तो ये हमारी सपोज सेल है, ठीक है, पहले मैं एक सेल ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि सेल के अंदर ही होना है ना, ये हमारी सेल है। तो सेल ये कौन सी है हमारी, रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि टारगेट इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक ही है, सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, सपोज आपके नेजल, अब आप कोई किसी और को इन्फेक्शन था या कहीं पे भी इन्फेक्शन था, आपकी बॉडी में एंटर किया है, कोई पर्सन है जो, अब ये किसी एक पर्सन की सेल है जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस अब अफेक्ट करने वाला है, ठीक है, अभी तक ये एक्सपोज नहीं है। अब देखो क्या होगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री हो गई है, हो सकता है कि वो नोज के थ्रू हुई हो, माउथ के थ्रू हुई हो, लेकिन आपको पता है ना कि दोनों आपकी क्या होती है,
फेरिंग्स एरिया में दोनों ही ओपन होते हैं, तो अगर मुंह से भी कोई चीज ले रहे हो तो वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकती है, नाक से ले रहे हो वो तो ऑब्वियसली जाएगी जाएगी, है ना। तो दोनों ही केस से, तो चाहे आप बोल दो कि आपका वाया माउथ एंट्री हुई है, चाहे नोज के थ्रू एंट्री हुई है, किसी भी एक इंडिविजुअल में आपकी इन्फ्लुएंजा वायरस की। तो ये वायरस देखो अब एंट्री ले रहा है, तो एंट्री लेता है, कैसे लेता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये वायरस आपके सामने है, मैं यहाँ पे भी इसे ड्रॉ करूंगी मैं, लेकिन ये सब चीजें लिखूंगी नहीं, ठीक है, तो इसे मैं समझा जरूर दूंगी। तो क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। इनको बोलते हैं, इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, सियालिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है। सियालिक एसिड रिसेप्टर ये है आपके, ये रिसेप्टर है। तो जनरली होता क्या है कि जो आपको ये दिख रही है ना, पूरा जो वायरस दिख रहा है, वायरस में आपको ये हेमग्लूटिनिन प्रोटीन दिख रही है ना, ये रेड कलर से जो मैंने बनाई हुई है, ये क्या करती है आपकी इन रिसेप्टर्स के साथ क्या कर जाती है, बाइंड करती है। अब इस चीज को समझोगे आप, इसको मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती हूँ सो दैट कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिखाई दे। ये हमारा क्या है, ये रिसेप्टर है, एरो की तरह मैंने शो किए हुए हैं। तो आ गया, देखो ब्लैक कलर से कर रखी है ना मैंने आउटर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी हम ब्लैक से ही करेंगे इसे, लाइक दिस, ये है। और इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर वो ही है, ठीक है, जो उस वाले में मैंने दिखाया है। अंदर हमारा ये रहा कैप्सिड, और जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बना रही हूँ, सारे नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। और ये है हमारा आरएनए, और ये हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी में हमारे क्या है, हीमग्लूटिनिन, इस तरीके से प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा और भी प्रोटीन है जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, न्यूरामिडेज, M2 चैनल, ये सब है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो हीमग्लूटिनिन प्रोटीन है वो इस तरीके से आपका इन रिसेप्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। समझ में आया। सबसे पहला स्टेप पढ़ रहे हैं हम कि कैसे वायरस की एंट्री होती है सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हीमग्लूटिनिन हमारी जो प्रोटीन है वो क्या करती है, सियालिक एसिड रिसेप्टर, जो कि हमारी मोस्टली जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की, उनमें प्रेजेंट होती हैं ये। तो ये सियालिक एसिड रिसेप्टर्स के साथ क्या कर गया, बाइंड कर गया। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है, अब इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये पूरा जो वायरस है ना, ये क्या करता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारी सेल के अंदर एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी एंट्री लेने के लिए इसका सियालिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड होना जरूरी था, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हीमग्लूटिनिन प्रोटीन। तो ये दिमाग में बैठा लो, ड्रग्स हैं जो इस पे काम करती हैं, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्या हुआ, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, इस तरीके से सेल के अंदर आ गया, देखो। और ये रहा हमारा आरएनए, और ये कैप्सिड है, ठीक है। अब हमें पता है कि अब क्या होगा, देखो। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाहर से इस तरीके से हमारा, जब भी हमें पता है ना एंडोसाइटोसिस होती है तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इस तरीके से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से वेसिकल फॉर्म होती है। और इसके अंदर ये वायरस आएगा और ये फिर खिंचता हुआ अंदर आ जाएगा। तो यानी कि जो वायरस है, वायरस एज इट इज ये है, और इसके बाहर से आपका क्या है, एक लेयर हमारी मेम्ब्रेन की भी है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एंडोजोम। क्या बोलते हैं, एंडोजोम। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये एंडोजोम है जो आपकी क्या है, हमारी ही जो सेल थी, सेल की मेम्ब्रेन ही है। तो ये एंडोजोम देखो क्या, इसका क्या रोल होता है। एंडोजोम क्या करता है आपका, एंडोजोम जैसे जैसे मैच्योर होते रहता है, ये अपने अंदर क्या करता है, इस तरीके से हाइड्रोजन आयन को एंट्री दे देता है, ठीक है। जितना ये क्या करेगा, मैच्योर होता जाएगा, H पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंट्री लेते रहेंगे। तो और क्या करेंगे, ये जो इनर इन्वायरमेंट है इसको क्या कर देंगे, एसिडिफाई कर देंगे। तो ये एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और एसिडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है ना मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स जो दिख रही हैं ये सारी फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, फ्यूज हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं, फ्यूज हो जाएंगी तो फ्यूज होने के बाद क्या होता है, एक तो काम क्या हुआ आपका, ऑल मेम्ब्रेन्स जो भी हमारी क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन बोल लो आप, लिपिड मेम्ब्रेन एंड कैप्सिड, ये क्या हो जाते हैं आपके, फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ मिल जाएंगे। किसकी वजह से, एसिडिफिकेशन की वजह से।
और दूसरा क्या होगा, इसी एसिडिफिकेशन की वजह से एक और काम होने वाला है कि ये जो आपको दिख रही थी ना, कौन सी थी ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाई थी मेम्ब्रेन में, कौन सी थी, M2 चैनल्स थे ना, ये M2 आयन चैनल, ये चैनल्स भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जो M2 चैनल है आपके, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जो M2 चैनल ओपन होते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, आपका जो H पॉजिटिव आयन है वो अंदर एंट्री ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अंदर एंट्री ले लेगा। मैंने बताया ना ये सब फ्यूज हो चुकी है, तो अगर ये M2 चैनल ओपन होंगे तो कैप्सिड क्योंकि इसी के साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज है, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन सीधे अंदर एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे जहां हमारा क्या है, RNA है। तो यहाँ पे क्या हुआ, M2 चैनल ओपन होने की वजह से जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जो अभी यहाँ आरएनए के पास का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है ये न्यूक्लियर पार्ट में भी। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वहां पे भी एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। और एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है आपका, ये जो आपका जो आरएनए है, आरएनए क्या हो जाता है आपका, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आरएनए जो अंदर था अभी तक वो कहाँ आ गया आपका, बाहर आ गया। तो इसको समझ रहे हो आप, आरएनए बाहर क्यों आया, आरएनए बाहर क्यों आया, जब हमारा जो वायरस का जो अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हुआ, वो एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन में जो ये फ्यूज हो चुकी है मेम्ब्रेन, इनमें क्या होते हैं, आपके पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उन पोर्स के थ्रू आसानी से क्या होता है, आपका आरएनए बाहर आ जाता है। समझ में आ गया। तो एसिडिफिकेशन कितना जरूरी था, M2 चैनल कितने इंपॉर्टेंट थे देखो, क्योंकि M2 चैनल की ओपनिंग की वजह से ही आपका अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हुआ। एंडोसोम की वजह से तो केवल यहीं पे एसिडिक नेचर था और इसकी वजह से बस इतना हुआ कि ये फ्यूज कर गए। ठीक है, और फिर M2 चैनल ओपन हुए और फिर जाके आरएनए आपका बाहर आया। तो अगर आप इन चैनल्स को ओपन ना होने दो तो तब भी तो आप इस आरएनए को रिलीज होने से रोक सकते हो, ये भी हमारा एक टारगेट है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये आरएनए फ्री हो चुका है, हमारे साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब ये आरएनए क्या करेगा, लाइक आरएनए, हमारी सेल्स का आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से आरएनए आता है, एमआरएनए, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है, अपनी सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, हमारा डीएनए है, डीएनए से क्या आता है, हमारा एमआरएनए आता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, एमआरएनए बनता है। अब एमआरएनए कहाँ जाता है, राइबोसोम में जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है आरएनए, ये आरएनए अब हमारे आरएनए के साथ देखो ये क्या करेगा, ये हमारा आरएनए है, जो हमारा, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस से सोच लो, यहां से ये निकल के आया है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ये हमारा डीएनए है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा एमआरएनए आया है, या कोई सा भी आरएनए, एमआरएनए ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एमआरएनए आया है। तो क्या होता है देखो, और इस एमआरएनए में जो हमारा आरएनए है और इस आरएनए में क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि जो हमारा एमआरएनए होता है ना, हमारे एमआरएनए में ये 5 डेज जो एंड होता है ना, आपको पता है 3 डेज और 5 डेज एंड होता है ना, तो 5 डेज एंड में क्या होता है, हमारी एक कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैप प्रेजेंट होती है और यही कैप क्या करती है, हेल्प करती है राइबोसोम को अपने एमआरएनए को आइडेंटिफाई करने में। समझ रहे हो, एमआरएनए के जो 5 डेज एंड में जो ये कैप होती है ना, ये मैंने आपको जब ट्रांसलेशन बताया था, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बताया था, मैंने बताया था कि किस तरीके से एम डेस एंड में जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और एक ये सोच लो एक मार्कर सा है। ठीक है, तो ये 5 डेज एंड में हमारे जो एमआरएनए में 5 डेज एंड में क्या होता है, कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो कैप जो है इस आरएनए में नहीं है। ठीक है, तो ये आरएनए तब तक हमारे राइबोसोम में नहीं जा सकता और प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक इसके पास ये कैप ना हो। ठीक है, जब तक कैप नहीं आएगी तब तक ये नहीं कर सकता। तो अब ये यही करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वायरल का तो आपका आरएनए है ही है, तो गलत काम तो ये करेगा ही। तो ये सिंपल सा क्या करता है, ये क्या करता है, इस हमारे एमआरएनए से ये 5 डेज एंड की जो कैप है इसे छीन लेता है। अब ये आपका थर्ड स्टेप है जिसमें बोलते हैं हम कैप स्नैचिंग हो रही है। ठीक है, जो हमारे एमआरएनए में जो कैप लगी हुई है उसे ये छीन लेगा और देखो, और इसे छीनेगा कैसे, ये जो हमारा आरएनए आता है ना, जब आरएनए आपका आ रहा है तो ये आरएनए अकेले नहीं आता है, ये अंदर से केवल अंदर आरएनए नहीं था, अंदर आपकी क्या थी, कुछ और प्रोटीन्स भी थी, कुछ एंजाइम, कुछ वायरस के जो एसेंशियल प्रोटीन्स भी थी। अब वो कौन है देखो,
जब ये आपका यहाँ से आरएनए रिलीज हुआ तो इसके साथ साथ आपके क्या आए, आपके कुछ वायरल प्रोटीन भी आई, प्लस फ्यू वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये वायरल प्रोटीन क्या करती हैं, देखो ये जो वायरल प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या करती है, यही वायरल प्रोटीन, इसमें से एक वायरल प्रोटीन का नाम है हमारा, मैं केवल एक को मेंशन कर रही हूँ, ये जो वायरल प्रोटीन है उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस वायरल प्रोटीन का नाम है, ठीक है। वैसे 3 वायरल प्रोटीन होती हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उसमें से एक है एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, यही करता है, ये क्या करेगा, सीधे जाएगा और ये 5 डेस एंड जो मैं जो आपके हमारे एमआरएनए में जो 5 डेस कैप लगी हुई है एंड पे, उसे क्या कर लेगा, कट कर देगा, और कट करने के बाद ये जो कैप है सीधे सीधे किसको मिल जाएगी, वायरल आरएनए को मिल गया। तो इसे बोलते हैं हम कैप स्नैचिंग, यानी कि कैप को छीन लिया गया। वायरल आया, वायरल आरएनए आया, अपने साथ पूरी तैयारी के साथ आया था, वायरल प्रोटीन्स लाया था, और इन्हीं वायरल प्रोटीन ने क्या किया, स्नैचिंग करवा दी, आराम से आपका क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस जो कि एक वायरल प्रोटीन है। अदरवाइज आप मेंशन भी कर सकते हो, देखो इसमें वायरल प्रोटीन कौन कौन सी है, PB1 होती है, एक होती है PB2 और एक होती है PA, और ये जो एंडोन्यूक्लियस है ये PA है, ठीक है, PA एंडोन्यूक्लियस है। 1 मिनट, हाँ चेक कर लूं मैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, विजिबल नहीं होगा, है ना। तो PA जो है वही हमारा क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंडोन्यूक्लियस वो PA है। PB2 क्या करती है, PB2 का काम क्या होता है, ये 5 डेस एंड पे आपकी बाइंड हो जाती है, केवल PB2 ने क्या किया, अच्छा ठीक है, PB1 का 2 का बाद में बताऊंगी, पहले PB1 को देखो। PB1 का काम क्या होता है, और ज्यादा आरएनए को सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज आरएनए, क्योंकि एक आरएनए तो है नहीं, एक आरएनए चलो रिलीज हो गया, लेकिन अभी तो इसके अंदर बहुत सारे आरएनए बनने हैं ना, तो वो आरएनए कौन बनाएगा, ये PB1 जो हमारी प्रोटीन है वो बनाएगी। PB2 का काम क्या होता है, ये 5 डेस एंड पे जाके अटैच हो जाती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाइंड टू 5 डेस एंड ऑफ ऑफ होस्ट आरएनए, जो हमारा ये होस्ट है, जो हमारी ये सेल है, हमारा एमआरएनए है, उसके 5 डेस एंड पे ये बाइंड हो जाती है केवल, और बाइंड होने के बाद एंडोन्यूक्लियस जो कि PA है वो आएगी और वहीं से जहां पे वो बाइंड हुई है वहीं से उसे कट कर देगी और खुद ले लेगी, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर देगी, हमारे जो वायरल का आरएनए है उसे ये कैप मिल चुकी है। अब प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, अब ये हो चुका है तो मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ, कैप इसे मिल चुकी है, ठीक है, वायरल प्रोटीन ने अपना काम कर दिया है, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, कैप मिल गई इसे, ब्लैक कलर की आपको जो दिख रही है ये कैप है। अब देखो क्या होगा, अब भाई हमारा आरएनए को क्या पता है, आरएनए को तो पता है कि जो आएगा एमआरएनए उसके पास कैप होगी, ठीक है, उसे थोड़ा पता है कि वायरस का आरएनए आ रहा है, तो वो सिंपल आराम से इस आरएनए को ले लेगा इस तरीके से, जो हमारा ये आरएनए है, वायरस का जो आरएनए है वो यहाँ पे राइबोसोम की 30S सब यूनिट के ऊपर बैठ जाएगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, और ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है भाई सबको पता है, बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है, प्रोटीन बनेंगी, और ये प्रोटीन कैसी बनेंगी भाई, ये बनेंगे वायरल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन तो बनेंगी नहीं, वायरल प्रोटीन बनेंगी, वायरल प्रोटीन मतलब सब कुछ बनेगा, ये वायरस के जो जो कंपोनेंट है सारे बनेंगे, वायरस के अंदर जो आपका क्या है, ये हीमोग्लोटिनिन प्रोटीन है ये बनेगी, न्यूरामिडेज बनेगा, M2 आयन चैनल, M1 प्रोटीन, कैप्सिड जो कैप्सोमियर होता है बेसिकली, ये सारी चीजें बनेंगी, इंक्लूडिंग दिस आरएनए, आरएनए की भी कॉपीज स्टार्ट हो जाएंगी बननी, ये PB1 प्रोटीन है, ये इस चीज को करवाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन भी बनेगी, वायरल प्रोटीन है तो वो PB1 भी है उसमें, PB2 भी है, PA भी है, तो क्या होगा, वायरल प्रोटीन बनेंगी, और साथ ही साथ यही वायरल प्रोटीन क्या करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो ये वायरल प्रोटीन है इन्हीं की वजह से क्या होगा, जो ये आरएनए है इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ये देखो कितनी सारी कॉपीज आरएनए की तैयार हो गई हैं, तो अब क्या होगा, ये प्रोटीन, ये आरएनए सब असेंबल हो जाएगा, और एक यहाँ इसके अंदर सेल के अंदर आपका क्या होगा, वायरस तैयार हो जाएगा, मैं केवल एक वायरस दिखा रही हूँ, अदरवाइज बहुत सारे ये जो वायरल प्रोटीन बने, और इसके बाद क्या होगी, असेंबली हो जाएगी, असेंबली ऑफ दीज आरएनए एंड वायरल प्रोटीन,
और क्या बन जाएगा, नया विरियन तैयार हो जाएगा, नया वायरस तैयार हो जाएगा। ये वो वायरस है, देखो मैं केवल एक बना रही हूँ, ऐसे बहुत सारे वायरस सेल के अंदर बनेंगे। ये है वायरस जिनके पास आपका सब कुछ है जो एक वायरस में होता है। हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन है, न्यूरामिडेज है, अभी न्यूरामिडेज का रोल भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके M2 आयन चैनल्स हैं, ठीक है, सब कुछ है। अगर कुछ छूट रहा है तो यहाँ पे सब है, आपको पता है क्या क्या होता है। तो ये, और ये अंदर से RNA, ऑब्वियसली RNA है। तो ये सारी अपना नया वायरस तैयार हो गया है, ये असेंबली के बाद ही हमारा ये नया वायरस है, इसको बोलेंगे न्यू विरियन, विरियन बोलते हैं नए वायरस को, ठीक है। ये बन गया है। अब क्या होगा, वायरस तैयार है, अब ये क्या करेगा, सेल से बाहर निकलेगा। एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर आया था, तो एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये सेल जो मेम्ब्रेन है ये फिर से वेसिकल बना लेंगी लाइक दिस, और ये इस वेसिकल के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या, जब ये बाहर निकलेगा ना इस तरीके से, सपोज ये आ गया है बाहर, कोई बात नहीं, आ गया है बाहर, तो क्या होगा, इसके अंदर वही सारी चीजें आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये है RNA है, आ गया है बाहर। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अगेन क्या है, आपके सियालिक एसिड रिसेप्टर प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपकी क्या है, ये जो नया वायरस है इसमें हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन है। तो ये क्या करते हैं, इसी तरीके से ये क्या कर देगा, आपका ये वायरस को रिलीज होने ही नहीं देगा। ये नया विरियन जो बना है ना, वो अभी भी सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन में सियालिक एसिड रिसेप्टर थे, उन्होंने हीमोग्लूटिनिन को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, समझ रहे हो। अब रोल आता है जो थर्ड टारगेट में बोल रही थी, वो यही है। तो क्या होता है, अब काम कौन करता है, ये न्यूरामिडेज जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया था, ठीक है, ब्लू कलर से शो किया था न्यूरामिडेज। तो अब ये जो न्यूरामिडेज है ना, न्यूरामिडेज क्या करता है, इसे तोड़ने का काम करता है। इसे यहाँ से क्या करेगा, ये न्यूरामिडेज जो प्रोटीन है, ये इसे यहाँ से अलग कर देगा लाइक दिस, और ये वायरस आसानी से अब कहीं भी घूमेगा, कहीं भी इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे चलेगी पूरी प्रोसेस। तो समझ में आ रहा है नया वायरस कैसे रिलीज हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब आ जाओ ड्रग्स पे, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इसकी साइकिल पूरी हमने समझ ली कैसे कैसे होता है। अब ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल भी है। तो और देखो, इसका डिटेल जो ट्रीटमेंट का है ना, वो मैं नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसमें केवल एक प्रॉपर, अगर आप क्लिनिकल पैथोलॉजी केवल पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आपको ट्रीटमेंट एटलीस्ट पता होना चाहिए, टारगेट क्या क्या है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो टारगेट नंबर वन, तो सबसे पहला टारगेट हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अनकोटिंग को रोक सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे M2 चैनल ओपन हुए थे ना, M2 चैनल ओपन हुए थे, और उसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से RNA बाहर निकला था, यानी कि जो अनकोटिंग हुई थी, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या हुआ है, अनकोटिंग। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, सारे टारगेट हम देख लेते हैं, और ड्रग्स के नेम में आपको बता दूंगी, डिटेल नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगर आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखना है। तो अनकोटिंग हो रही है, तो अनकोटिंग को रोकने का काम हम कर सकते हैं। तो पहली ड्रग जो क्लास ऑफ ड्रग है वो है अनकोटिंग इनहिबिटर। तो अनकोटिंग मत होने दो, अनकोटिंग इनहिबिटर है, यानी कि अनकोटिंग कब हो रही है, जब M2 चैनल ओपन हो रहे हैं। तो हम इसको दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, M2 आयन चैनल ब्लॉकर और इनहिबिटर, ठीक है। इस चैनल को ही ब्लॉक कर दो, तो अगर ये चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होगा ही नहीं, और अनकोटिंग होगी नहीं, RNA रिलीज नहीं होगा, तो ये सारी जो खेल हुआ वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स जो है उसमें कौन से आते हैं, देखो बहुत पॉपुलर ड्रग है, कौन सी है, एमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन। ये हमारी क्या है, अनकोटिंग इनहिबिटर है, यानी कि ये क्या करती है, हमारी चैनल्स को, आपके M2 आयन चैनल्स को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सपोज आपने अनकोटिंग को इनहिबिट नहीं किया, अब ये आगे प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है, तो आपने क्या देखा था कि जो ये RNA था,
आरएनए कभी भी इस राइबोसोम में बैठेगा नहीं जब तक इसके पास ये कैप नहीं होगी, ठीक है। और ये कैप कौन लेके आया था भाई, मैंने बताया था कि वायरल प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस, उसी की वजह से तो ये कैप आई है आरएनए में। और अगर हम क्या कर दें, जो हमारा ये कैप आई है ये किसकी वजह से आई है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आरएनए था हमारा, ठीक है, ये आरएनए था, और इस आरएनए से ये जो आपका कैप वाला आरएनए बना, ये किसकी प्रेजेंस में बना, एंडोन्यूक्लियस, जो पीए एंजाइम, पीए प्रोटीन है, इसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में बना था ना ये। तो अगर आप इसको ही इनहिबिट कर दो, अगर आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो, इस प्रोटीन को इनहिबिट कर दो, तो ये 5 डेज एंड पे ये कैप आएगी नहीं, और ये कैप नहीं आएगी तो ये राइबोसोम कभी भी इसे अपने ऊपर बैठने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए सेकंड टारगेट हमारा क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस इनहिबिटर्स, ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस इनहिबिटर है तो इसमें आपका, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, बेलॉक्साविर, मुझे लग रहा है इसी में हमारा कवर हो भी जाएगा, ठीक है, बेलॉक्साविर। तो बेलॉक्साविर आपकी ड्रग है जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, और एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा तो ये कभी भी कैप स्नैचिंग जो